हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक पॉइंट्स और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। ये वीडियोस हमारे उन बच्चों के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यदि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का काफ़ी वेटेज रहता है, तो उनके लिए काफ़ी जो है कारगर यहाँ पे होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला काम है, देखो सबको पता है कि देखो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं ना, लेकिन उसमें से हमको जो है बेसिकली पढ़ना है तीन, हमको तीन पढ़ना रहता है, ठीक है। एक तो तुम पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है, ठीक, इसका केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रांच में जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि कैसा साइंस का कैसा ब्रांच, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम लिखना चाहें तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कॉल्ड, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो सीधे सीधे हम बोल देंगे क्या, कि वे कंपाउंड, कौन से कंपाउंड जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, उनकी स्टडी अगर हम करते हैं तो साइंस का वो ब्रांच क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही एराइज होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। तो बस इतना समझना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है, ये आप हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर देखेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो कहता है कि कार्बन जो होता है ना, इसका अगर मेन एटम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन जो है यदि क्या हो, मेन एटम हो, एक ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या हो, मेन एटम हो, और उसके अलावा क्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये कैसे एटम हो, ये सारे के सारे जो है क्या हो, साइड एटम हो। ये कैसे हो, साइड एटम हो। तो इन सभी से बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे CH4 है, ठीक है। तो ये CH4 जो है यहाँ पे क्या है, कार्बन क्या है यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो ऐसे भी तो होगा ये, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड बना है, ये है ही, ठीक है। और कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो बनाएंगे वो आपस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हो, यानी कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपस में जुड़े हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, या साझेदारी वाला बॉन्ड भी बोलते हैं, या कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है वो क्या है हमारा, ये मेन एटम है, इसको बोलते हैं मेन एटम, या मेन एटम बोलोगे, या इसे ही एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम। तो ये जो कार्बन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के, खास बात याद रखना, पूरे कार्बन
और उसके डेरिवेटिव, ये अगर पढ़ना चाहो तो ये भी समझ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो बस इतना ही तुम ध्यान देना कि कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में या उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो देखो कार्बन यहाँ पे मेन एटम है, इसे ही सेंट्रल एटम कहेंगे। और जो बाकी के जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कैसा है, साइड एटम है या चेन एटम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमको याद रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड है। तो those covalent compound in which the carbon or central atom or main atom and chlorine, hydrogen, fluorine etc and the other atom जो क्या होंगे वो साइड एटम अगर हैं, तो उनसे बनने वाले कंपाउंड ही क्या कहलाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कहलाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया कि क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैसे जो है इसमें क्या किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, तो इसको ले करके ना सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के, जिनको हम बोलते हैं बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट या बर्जेलियस कंपाउंड। ठीक है, बर्जेलियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो बर्जेलियस क्या कहते हैं ये हमको ध्यान से समझना है। बर्जेलियस का जो थ्योरी देते हैं उसको कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं वीपीटी थ्योरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वीएफटी थ्योरी। ठीक है, वीएफटी थ्योरी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा वीएफटी थ्योरी को, विटल फोर्स थ्योरी कहा। इसको क्या क्या, विटल या वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्या होता है वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये वर्जिलियस ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के उन्होंने वीएफटी थ्योरी दिया, विटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जो है कहाँ मिलते हैं, वो प्लांट्स में या तो पाए जाएंगे या तो एनिमल में पाए जाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये बात उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग बींग्स है उनमें जो है ये चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाई जाती है, यानी कि प्लांट और एनिमल में पाई जाती है। यही वर्जिलियस कहते हैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो वर्जिलियस है ना, यानी कि ये सबसे पहले जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया था। और उस इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने जो थ्योरी दिया, उस उन्होंने क्या किया कि उस थ्योरी का नाम जो है, उस थियरी का नाम क्या रखा था, वीएफटी थियरी, यानी कि विटल फोर्स थियरी। और इस थियरी में उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो प्लांट या एनिमल, यानी ये कह लो कि किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर जो है ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकेंड नंबर पे आते हैं होलर। ठीक है, ये देखो बेसिकली हमको याद रखना चाहिए सीक्वेंस कैसे चलता है। फिर आते हैं होलर। होलर नामक वैज्ञानिक आते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, कि देखो इन्होंने जो क्या था, इन्होंने फर्स्ट जो है लैब में, ठीक है, अरेंज करके इन्होंने क्या किया, होलर नामक वैज्ञानिक ये जो है अमोनिया को यूरिया को उन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, यानी कि इनके बाद अगर आते हैं तो होलर आते हैं और ये कहते हैं फर्स्ट टू सिंथेसाइज। ठीक है, ये क्या करते हैं, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब किसको सिंथेसाइज करते हैं, यूरिया को। यूरिया कैसे बनाते हैं, तो ये कहते हैं फर्स्ट सिंथेसाइज अमोनियम साइनेट, ऐसे कर लो, यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट इन लैबोरेटरी में जो है सबसे पहला अगर कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बना है तो वो है क्या है, यूरिया। तो सबसे पहले जो है उन्होंने सबसे पहले डिड्यूस किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था उनके द्वारा जो है यूरिया को। और यूरिया का फार्मूला होता है, याद रखना, NH2CO NH2। ठीक है, तो ये NH2CO NH2 को पहले जो है, यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि वर्जिलियस ने कहा कि ये जो है किसमें, प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। फिर बाद में जो है होलर ने क्या किया, फर्स्ट सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट टू साइनेट इन लैब। तो कैसे सिंथेसाइज किया अमोनियम साइनेट को, तो इसको हमको समझना है। तो यहाँ पे ये समझिए, NH4 पे एक प्लस होता है, सबको पता है, NH4 पे एक प्लस होता है और CN एक माइनस होता है। अब इसी को जो इन्होंने सिंथेसाइज किया, ठीक है, बनाया। तो ये बनाया कैसे, इन्होंने क्या किया, यहाँ सीधे सीधे लिख दिया NH2 सी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे NH2 और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। या इसको इस तरह से लिखिए, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं NH2CO NH2,
दोनों बात एक ही है। आप इस तरह से, तो ये जो हमारा ये है, ये किसका है, यूरिया का फॉर्मूला है। तो पहला हमको ये समझ में आया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिनके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये कहा गया कि देखो हमारे पास 118 तत्व हैं, कार्बन और ये भी कह लो कार्बन और उसके डेरिवेटिव से बनने आए, कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी जो हम लोग किस में करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ये बताया कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड जो तुमको देखने के लिए मिले, ठीक है, केमिस्ट्री में, जिसका सेंट्रल एटम मतलब जो मेन एटम है वो कैसा हो, वो कार्बन हो, जिसका मेन एटम क्या हो, कार्बन हो, और जो उसके अगल वाले जो अगल बगल वाले जो हैं, साइड वाले जो एटम्स हैं, वो कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जो कुछ भी हो, उसके साथ साइड एटम हो, सेंट्रल एटम कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे एटम्स के मिलने के बाद जो है, जो बनता है, जो कंपाउंड बनते हैं, वैसे को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका स्टडी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए इसको चीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट आया है। बर्जेलियस कॉन्सेप्ट, इन्होंने थ्योरी दिया जिसे कहते हैं वीएफटी थ्योरी। वीएफटी थ्योरी क्या कहता है, विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी का इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से इन्होंने डिड्यूस किया थ्योरी को, और ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो प्लांट्स और एनिमल में, इट मीन्स लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। फिर आगे चल करके, यानी कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर तुमसे कोई पूछेगा तो कौन है, वर्जिलियस है। उसके दूसरे नंबर पे होलर आते हैं, और इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट इन लैब, यानी कि लैब में जो इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया, ठीक है। अब अगले आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कोल्बे, ठीक है। कोल्बे का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। कोल्बे क्या करते हैं, ये जो है वो क्या नाम है, वेनेगर तो आपको पता होगा, वो भी एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही फॉर्म है। तो सबसे पहले कोल्बे जो है आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड, ठीक है, आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहेंगे क्या, वेनेगर को ही हम बोलते हैं क्या, सिरका, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, वेनेगर में होता है क्या, एसिटिक एसिड, और पता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा ना, वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन होगा, पक्का कार्बन होने वाला है यहाँ पे सेंट्रल एटम। तो हमने यही पढ़ा था ना कि जो सेंट्रल एटम है कार्बन होंगे, और उसके अलावा और भी कोई होंगे, तो वो सारे जो है क्या कहलाएंगे, ये ऐसे कंपाउंड। तो सबसे पहले जो कोल्बे थे, यानी कि यहाँ पे आइसोलेटेड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे वेनेगर कहते हैं, वेनेगर यानी कि इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड जो गन्ने के रस से बनाया जाता है, तो इसमें एक बैक्टीरिया होती है जिसे बोलते हैं एसिटिमैडस, ठीक है। और यही बैक्टीरिया जो है क्या कन्वर्ट कर देती है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो विनेगर बनता है, तो एसिटम, देखो ये एस्टिमैडस बैक्टीरिया किसको, एसिटम से कन्वर्ट करके जो है इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और इसका फार्मूला CH3COOH। तो हम देख लेते हैं, वर्जिलियस हो गया, वोलर हो गया, और उसके बाद जो है कोल्बे हो गया। तो इतना तरीके से फिर आते हैं एक बर्थोलेट करके, आखिरी जो है चौथे नंबर पर आते हैं बर्थोलेट करके, ये भी हमको समझना है, इन्होंने भी जो है डिस्कस किया है। तो क्या ये कहते हैं बर्थोलेट जो है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप ये समझ में आएगा। तो आखिरी वाला जो है हम लोग देखते हैं बर्थोलेट क्या कहते हैं। इनका भी बहुत ही आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलते हैं तो कोई जो है आपको जो है सक्सेस पाने में रोक नहीं सकता है, क्योंकि देखो जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ देना, मैं अगले जब भी देखूंगा तो उसको जो है डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बर्थोलेट आते हैं, ठीक है। बर्थोलेट क्या कहते हैं, इसको ध्यान समझना। तो बर्थोलेट ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना किससे कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो ये मार्स गैस से रिलेटेड है, बस इतना समझना। जैसे कि कोल्बे ने जो वेनेगर से दिया, ये मार्स गैस से देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, दैट इज ये क्या बनाते हैं, मार्स गैस बनाते हैं। और मार्स गैस कैसे बनता है तुम्हारा, मार्स गैस जो है किसको कहते हैं, मेथेन को कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, C+2H2,
ठीक है, ये क्या करते हैं लैब में जो है C+2H2 और इसको जो है ये क्या करते हैं हीट देते हैं और ये बन जाता है तुम्हारा CH4। इसी को कहते हैं क्या मार्स गैस, ठीक है, और इसका नाम ही क्या कहलाता है मेथेन कहलाता है। और आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो सेंट्रल एटम क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन क्या है उसके साइड में है, तो ये हाइड्रोजन इसके साइड एटम है और ये सेंट्रल एटम है, तो बर्थोलेट ने जो है इसको दिया था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया कि इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, और ये चीज़ें देख लिया। अब हम लोग एक चीज़ ध्यान से समझेंगे कि कार्बन को हमको एक एक प्रॉपर्टी समझना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से ऐसे थोड़ी ना होगा। अब तुमको पता चल रहा है कि कार्बन जो इसमें क्या है, कार्बन एक मेन इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है ना, तो कार्बन जब मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो इसका मतलब कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, या जो हम जानते हैं उसको तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको हेडिंग बनाना है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो प्रॉपर्टीज लिखो या जो भी या कैरेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम या सी एटम। अच्छा इसको अगर याद ये हमको समझना है तो इसको देखो एक एक करके जो है प्रॉपर्टीज हमको इसको समझना होगा, काफी डिटेल में समझना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है ये है कार्बन जो है, कार्बन जो होता है ना ये नॉन मेटालिक नेचर होता है, नॉन मेटालिक नेचर, ठीक है, कार्बन जो कैसा होता है नॉन मेटालिक नेचर होता है, ये बिल्कुल याद रखना। ये तो सबको पता है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है, ये जो है सबको पता है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज है कैसा होना चाहिए नॉन मेटालिक नेचर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, ऐसे सोच लो यहाँ पे अभी ऐसे नॉर्मली लिख लो, ठीक है। आज देखो ये ऐसे हम लिखे हैं 6C12, तो यहीं से साफ साफ देख लो कि जो इसका एटॉमिक नंबर, देखो एटम कौन सा है भैया, एटम कार्बन एटम है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर देखो यहाँ से तो ये वाला एटॉमिक नंबर होता है, यह 6 हुआ। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना है 12 है, साफ साफ पता चल रहा है। अच्छा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो जाहिर सी बात है जितने एटॉमिक नंबर होते तो 6 है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन भी 6 है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो देखो जितना ये रहता है यानी जेड माइनस है, जेड का मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि 6 न्यूट्रॉन भी होंगे। इस तरह से हम लोग ये सब निकाल लेंगे, लेकिन ये सब थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन हमको तो ये चीज़ जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये सब भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा और क्या क्या चीज़ें समझ में आया समझना हमको, ये बताओ एक चीज़ और कहेंगे हम लोग कि जो ये कार्बन एटम होता है ना वो क्या शो करता है, ये भी अपने दिमाग में रखना कि कार्बन एटम के होते हैं क्या आइसोटोप्स, क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स ये सबको पता होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, वे एक ही एटम्स के वो एलिमेंट जिनके जो है एटॉमिक मास जो है क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर जो है सेम होते हैं, इसको कहते हैं आइसोटोप। तो कार्बन के इस कार्बन के जो है 3 आइसोटोप्स हैं, एक 6C12 है, 6C12 है और 6C13 है, ठीक है। ये जो है 3 है 6C12 6C13 और 6C14। तो हमको ये भी याद रखना है कि कार्बन जो है कैसा शो करता है, कार्बन जो है आइसोटोप्स भी शो करता है, ठीक है, याद रखना कार्बन आइसोटोप शो करता है। इसका जो है ये कैसा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, ये भी हमको पता चल गया, ठीक है। अच्छा उसका जो एटॉमिक यानी कि ये आइसोटोप शो करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आइसोटोप्स होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मेनली जो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी 4 होता है, एटॉमिक नंबर ही चार्ज हो गया 4 हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो है अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक मास भी, तो हमने ये भी देखा पाया कि एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12 होता है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट बोले या ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो +4 भी होगा इसका -4 भी होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा अगर बात करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये सबको पता है, देखो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो अगर ये लगेगा कि हाँ नोट करना है तो नोट साथ में करते रहना। तो कार्बन का ये होता है 6, तो ये 2 4, अगर इसका sp_d में तोड़ोगे तो ये 1s2,
फिर 2s2 और ये 2p2। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 और ये 4 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला ही जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में पाए जाते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये बात होगी। अब थोड़ी सी और कुछ स्पेशल इसकी बात करते हैं, तो अगर पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या है। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो ये जाहिर सी बात है, देखो कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में तो जो ग्रुप है, देखो एक तो ग्रुप में बांटा गया है। तो ये अगर ग्रुप देखोगे तो ये 14th ग्रुप का है। कार्बन फैमिली वहीं पे जो है, कार्बन फैमिली जो है 14 ग्रुप में ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी सब ग्रुप की बात करें, ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सब ग्रुप की बात करें तो ये 4th A में पाया जाता है। सब ग्रुप में इसके 4th A में, तो ये 14th जो पोजीशन इसका 14A में है। सब ग्रुप जो है इसका कैसा है, 4A में है। ठीक है, अगर पीरियड की बात करते हैं, आपको पता है अगर पीरियड क्या होता है, जैसे किसी पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल वाला लाइन होता है वो पीरियड होता है, जो वर्टिकल होता है वो जो है वर्टिकल वाले लाइन को जो है उसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रुप और पीरियड। तो पीरियड कितना है, ये पीरियड इसका हो जाएगा कितना, इसका पीरियड होगा तुम्हारा सेकंड। तो ये हम लोग यहाँ से पोजीशन समझ लें। हमको देखो कार्बन के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए ना, तो हम लोग कार्बन से रिलेटेड जो है ये चीज़ हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप 14 में पड़ेगा और यहाँ पे जो है सब ग्रुप जो है 4th A में पड़ेगा। तो हमने ये देख लिया कि पोजीशन और मेटालिक वगैरह ये सारे कैरेक्टर देख लिए। अब एक चीज़ और ध्यान से समझना है, देखो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर क्लियर यहाँ क्रिस्टल क्लियर होता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आगे जो है इन सभी चीज कार्बन ही हेड है, ये समझ लो कि इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हीरो कौन है, तो ये याद रखना तुम्हारा कार्बन है। ठीक है, कार्बन नहीं है तो फिर क्या ही जो है यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो और क्या है, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है ये 2 तरह का शो करता है। ठीक है, एक तो सोचो कार्बन एटम एक होता है, ध्यान से देखना, एक इसका स्टेट की बात करते हैं, ऐसे सोच लो अगर स्टेट की बात करते हैं इसकी अवस्था कैसी कैसी होती है, तो ये 2 तरीके का शो करता है। होती तो एक ही है, सॉलिड स्टेट होता है इसका, लेकिन उसमें जो है सॉलिड स्टेट में भी ये 2 तरह का शो करता है। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। एक आता है एमार्फस सॉलिड। ठीक है, एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड को हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एमार्फस साइड सॉलिड को बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जब सीधी सीधी बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये था ऐसे कोई सॉलिड जिसका एक फिक्स शेप और साइज मिले, या इसका ऐसे कर लो, ऐसी कोई सॉलिड जिसका कोई फिक्स जो है ज्योमेट्रिकल शेप हो। ठीक है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जैसे मान लो अगर अगर हम छोटा सा चीनी का टुकड़ा लेते हैं तो उसका जो चीनी का शेप होता है ना वो क्यूबिकल होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। और मान लो कोई और ऐसा चीज ले लो जैसे कि मिश्री ले लो। ठीक है, तो जिसका कोई फिक्स शेप साइज ना हो, बस ये सोचो जिसका कोई फिक्स शेप साइज ना हो वो कैसा होगा, एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो इसमें भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर कार्बन को देखा गया है तो इसके कितने हिस्से हैं, क्रिस्टलाइन शेप के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखा था डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें आता है पहला डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड हुआ, उसके बाद ग्रेफाइट हुआ, बकमिनिस्टर फ्लोरेसेंस। ठीक है, ठीक है, बकमिनिस्टर फ्लोरेसेंस। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे CN, इसको इस तरह से लिखते हैं CN से, उसके बाद C6N और ये तो C63 से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सारे के सारे जो है डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये बकमिनिस्टर फ्लोरेसेंस हुआ, ये सब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एमार्फस सॉलिड में, ठीक है, तो एमार्फस साइड में देखो ये जितने भी ना कार्बन के एलोट्रॉप कहलाते हैं। मतलब कार्बन के एलोट्रॉप का मतलब ये हुआ कि कार्बन से ही बनने वाले हैं, बस इतना समझना। ये अगर ये भी कह सकते हो तो ये जितने भी हम लिख रहे हैं ये दोनों हिस्से में ना, तो एलोट्रॉप, ठीक है,
ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के दोनों एलोट्रॉप कहलाते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग मैं लिख रहा हूँ और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग। इसमें आ जाओ तो एलोट्रॉप का सिंपल सी मतलब ये है कि जिनसे बन रहा है उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कार्बन से मिलने वाले सभी ये है, मतलब कार्बन है लेकिन रूप इनका अलग अलग बदल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है कोल हुआ, ठीक है, ये कोल इसमें आ जाएगा। ये कैसा होगा, कोल जो है ये तो होगा एमॉर्फस है। अब बताओ कोयला, अगर कोल है, कोयला है, तो कोई फिक्स शेप साइज में है कि स्पेशल कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में लेके आता तो बिल्कुल नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर वुड चारकोल, ठीक है। वुड चारकोल जो है ये कोई फिक्स शेप और साइज में नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। वुड चारकोल हुआ, कोल हुआ, ठीक है। एनिमल चारकोल हुआ, लैम्प ब्लैक हुआ, ठीक है, एनिमल चारकोल हुआ, ठीक है, लैम्प ब्लैक हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है कैसे हैं, ये सारे के सारे जो है आपके मिल जाएंगे किस टाइप के, तो ये बिल्कुल याद रखना। ये सब कार्बन एटम के क्या है, एलोट्रोप माने जाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और साथ ही साथ देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन के हम लोग कोवैलेंट की बात करते हैं कि कार्बन जो है हमारा कोवैलेंट कंपाउंड शो करता है, ठीक है, यही बात है ना। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कैसे कार्बन जो है कोवैलेंट शो करेगा, ठीक है। देखो ये सारी बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। कार्बन एटम जो होता है वो शो करता है कैसे, कोवैलेंट कंपाउंड की बात करता है, ठीक है। अब कोवैलेंट का मतलब होता है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो कैसे होगा, अब देखो कार्बन जो होता है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि 1s2 2s2 2p2, दो और ये सॉरी 2 और 4 6 हो गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेल में, यानी कि अगर हम देखें ये न्यूक्लियस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। दूसरे वाले में कितना हुआ, 4। देखो दो वाले में कितने, 2s में 2p में गया है, 1 2 3 ये 4 एटम, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वही तो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो पेयर जो शेयरिंग होगा वो उन्हीं की वजह से होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम देखें तो ये पता चला कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही कैपेबल हैं क्या करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो 4 अगर वो चाहे तो दे भी सकता है, 4 वो चाहे तो ले भी सकता है ना, तब भी बैलेंस हो जाएगा। तो जब, तो इसीलिए कहा जाता है जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा होता है, इसका +4 होता है और -4 होता है, इसी वजह से होता है। अगर देगा तो +4 और ले रहा है तो -4, तो दोनों शो करता है। अब ये पता चला कि ये किसी से जुड़ने जाएगा कार्बन तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जुड़ेगा। सपोज कर लो कि हाइड्रोजन से जुड़ने आया, ठीक है, हाइड्रोजन से ये जुड़ने आया, ठीक है। अब तुमको पता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना इसका, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, देखो इसको हम दूसरे कलर से बना रहे हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ किया। अब हम बता रहे हैं कि शेयर्ड कैसे होता है भाई, हाइड्रोजन को बैलेंस होने के लिए यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए केवल और केवल आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या कि एक इसके से और एक अपने से शेयरिंग कर लिया, ये भी हाइड्रोजन 21 से शेयरिंग कर लिया, ये भी हाइड्रोजन 21 से और 21 से शेयरिंग कर लिया, और ये भी हाइड्रोजन 21 से और 1 से शेयरिंग कर लिया। यानी हाइड्रोजन तो फुलफिल हो गया है। अब बच गया मेरा क्या कि कार्बन को कितना चाहिए होता है, कार्बन के पास 8 चाहिए, 4 है, 4 ये शेयर कर लिया इन लोगों से, तो एक इसका आया, एक इसका आया, और फिर एक इसका, और फिर इसका। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन चुका है। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, यहाँ भी एक इसके हाइड्रोजन से, यहाँ भी एक इससे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये जो है हमारा कार्बन का ये स्ट्रक्चर हुआ। और साथ ही साथ तुमको बता दें कि कार्बन जो होता है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर शो करता है ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, आगे पढ़ाया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो CH4 है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है। और इसका जो फिगर होगा वो कैसा ड्रा होगा, तो याद रखना ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन बना है। अब इसका फिगर देखो कैसे बन रहा है, इसका फिगर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर इसका ड्रॉ हुआ है, इसका फिगर ऐसे ड्रॉ हुआ है। तो इसको, इसका यहाँ पे जो इसके इसके बीच जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे इसका एंगल जो है 109 28 मिनट का एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बन रहा है। और ये भी बता दी इसका फिगर कैसा है, इसका फिगर जो है टेट्राहेड्रल फिगर है, ठीक है। कैसा है? टेट्राहेड्रल फिगर। देखो चार शेप, चार फिगर है, ठीक है। टेट्राहेड्रल फिगर है, ये तो 3D फिगर है, तो याद रखना कि इस तरह से बनेगा। तो बात की बात है, आगे पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे और डिस्कशन किया जाएगा। जब आप हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ाया गया होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड शो करते हैं, और ये सारा चीज़ें हैं हाइब्रिडेशन। ये आपको समझ में आया कि कौन सा हाइब्रिडेशन यहाँ पे होंगे और किस तरह से। तो यहाँ तक हम अभी तक रहने देते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो बेसिक पॉइंट और बचा हुआ है, अभी इतने में नहीं खत्म हुआ है। कम से कम 2 लेक्चर इसके बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और देखो बहुत आसान है, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ये सब। चूँकि पता है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है, केमिस्ट्री खास कर बात बताऊँ कि आपका सबसे ज़्यादा गेनिंग मार्क्स केमिस्ट्री का करता है। तो इसको अपने दिमाग में बिल्कुल भर लेना है। बेसिक पॉइंट जब देखो, जब बेसिक पॉइंट हमारे क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे। और अगर बेसिक पॉइंट ही नहीं क्लियर है, कार्बन के बारे में ही नहीं क्लियर है, क्योंकि हमको कार्बन हर जगह मिलेगा, वो हमको पता ही नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे जो है ना पूरा ज्ञान का भंडार आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।